सभी को प्रणाम। आज हम लोग अपनी पुस्तक जो हम लोग पढ़ रहे हैं, पांच प्राण पांच देव, उसके स्वाध्याय को आगे लेकर के चलेंगे। कल हम लोग ने अपने डाउट सारे क्लियर कर लिए, तो अब शायद और समझने में हम लोग को इजी हो जाएगा। और जो प्राणायाम की विधि की चर्चा हो रही थी कराने की, तो जो फ्राइडे निर्धारित है उस दिन फिर महिमा दीदी कंटिन्यू करेंगे। आज पुस्तक को आगे बढ़ाते हैं। गुरुदेव इसमें क्या लिख रहे हैं वो पढ़ने का समझने का प्रयास करेंगे। सभी लोग कमर सीधी कर ले, नेत्र बंद कर ले। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति में, उनके सूक्ष्म संरक्षण में चल रहे इस स्वाध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। गायत्री मंत्र के साथ इस स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव लिख रहे हैं, प्राण तत्व का अस्तित्व तत्वदर्शी ऋषियों ने बहुत पहले ही जान लिया था। प्रकृति अनुदानों की सीमित मात्रा से काम चलते न देखकर विशेष प्रयोजनों के लिए उसकी विशिष्ट मात्रा उपलब्ध करने का मार्ग भी खोज निकाला था। उससे इसे उन्होंने प्राण विज्ञान का नाम दिया था। उसके प्रयोग प्राणायाम कहलाए। प्राणायाम का उद्देश्य सांस के मार्ग से अधिक मात्रा में प्राण तत्व को आकर्षित करना और आत्म सत्ता में धारण करके अधिक सशक्त बनाना था। तो गुरुदेव लिख रहे हैं कि प्राण तत्व का अस्तित्व जो है ऋषियों ने बहुत पहले ही जान लिया था कि प्राण तत्व क्या होता है और किस तरह से ब्रह्मांड में निहित है। और ऋषियों को अगर देखें तो क्या है, ऋषि मतलब ऋषियों की जो परंपरा है वो ही गौरव इतिहास है, हमारा गौरवशाली इतिहास है भारत का। और ये तक कहा जाता है कि जो 7 कॉन्टिनेंट हैं उस पे सब में एक एक ऋषि का आधिपत्य होता था। इसीलिए स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीज हैं, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, ये इसका जिक्र स्कंद पुराण में आता है। मतलब यहाँ पे भी भारतीय परंपरा ही थी। और आज देखिए हमारे प्रधानमंत्री पोलैंड गए हुए हैं और पोलैंड में भी भारतीय परंपरा के प्रतीक चिन्ह वगैरह सब हैं। तो यूरोप ऐसे नहीं, यूरोप में बाद में उनका आधिपत्य हुआ। प्राचीन सभ्यता जो थी सब जगह सनातन की थी। तो प्रकृति में प्रकृति के ही वैज्ञानिक होते थे ऋषि, अध्यात्म के, चेतना के, प्रकृति के। तो इसके स्कॉलर्स थे, रिसर्चर्स थे। तो उन्होंने जान लिया कि विशेष प्रयोजनों के लिए प्राण की विशिष्ट मात्रा उपलब्ध होनी चाहिए। अब उतने से प्राण से सारे काम नहीं हो सकते, इसको बढ़ाना पड़ेगा। और इसी विद्या का नाम उन्होंने प्राण विज्ञान दिया। और प्राण विज्ञान के अंतर्गत आता है प्राणायाम। और प्राणायाम क्या है? प्राणों का आयाम। प्राण प्लस आयाम मतलब प्राणों का आयाम और प्राणों का एक्सपेंशन। तो इस प्राणायाम का उद्देश्य क्या था कि सांस तो हम ले ही रहे हैं, बस एक विशिष्ट विधि जिसके अंतर्गत अधिक मात्रा में प्राण को लेंगे, आकर्षित करेंगे और आत्म सत्ता में धारण करके इस आत्म सत्ता को और अधिक सबल और सशक्त बनाएंगे। यह सांस और प्राण का पारस्परिक संबंध
तनिक और अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता। इसको गुरुदेव आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं। मोटे तौर से हवा एक हल्की गैस है जो अंतरिक्ष की पोल में अपने हल्केपन के कारण तनिक तनिक से आघातों से ठोकरें खाकर इधर से उधर उड़ती फिरती है। इस हवा के अंतराल में बहुत सी महत्वपूर्ण एवं बहुमूल्य वस्तुएं समाई हुई हैं। दूध में घी रहता है पर दिखता नहीं है। वनस्पतियों में प्रोटीन, क्षार, चिकनाई रहते हैं। मांस के भीतर ढेरों प्रकार के रासायनिक पदार्थ रहते हैं। इन्हें माता अधिक विश्लेषण से एक ही बार अपना जाना जाता नेटवर्क चेक कर लीजिए, क्योंकि आपकी वॉइस बीच में बहुत क्रैक कर जा रही है। है। नेटवर्क तो ठीक है, जहां बैठी हूँ वहां के अनुसार तो यही नेटवर्क है। चलिए कोई नहीं। लाइट से तो नेटवर्क में अंतर होना नहीं चाहिए, लाइट जरूर चली गई है, ठीक उसे है, तो होना कंटिन्यू चाहिए। करिए। हाँ, वो जग ये वाला जो नेटवर्क है वो थोड़ा थोड़ा तंग करता है। ठीक है, कोई नहीं, कंटिन्यू। ठीक है। ज्यादा होगा तो बताइएगा, फिर जगह चेंज करूंगी, लेकिन अभी नहीं। तो कहने का मतलब यहाँ पे गुरुदेव ये कह रहे हैं कि जैसे राजमा की जो बीन्स होते हैं उसमें प्रोटीन है, पर दिखेगा तो राजमा ना, प्रोटीन तो नहीं दिख रहा ना उसके अंदर। हम कहते हैं अंकुरित में जो मिनरल्स है, विटामिन है, वो साधारण की अपेक्षा कई गुना बढ़ गए। दिखते तो नहीं है। हमको खाने में तो वही चना मूंग दिखते हैं ना, पर उसके अंकुरण से उसकी जो वैल्यू बढ़ गई तो वो नहीं दिखाई दे रही है। दूध में घी रहता है पर दिखता नहीं है। ऐसे ही हर जो हमारे कुछ भी पदार्थ हैं उनके अंदर क्या क्या है वो हम नहीं बता सकते। अब पानी में हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, पर पानी तो पानी की तरह दिखेगा ना। उसको हम H2O में ब्रेक करके तो नहीं देख पाते हैं ना प्रत्यक्ष तरह से। इन्हें विशेष विश्लेषण से ही जाना जाता है। लेकिन अब उसको जब उसका केमिकल फॉर्मूला पढ़ स्टडी करते हैं तो उसमें पता चलता है कि भाई दो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का, इसीलिए H2O बना। और विशेष उपाय से ही निकाला जा सकता है, उसकी एक टेक्निक है उसको सेग्रीगेट करने की। इसी प्रकार हवा के भीतर भी बहुत कुछ है। सांस लेते समय ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि का रासायनिक सम्मिश्रण हमारे भीतर जाता है। अब चाहिए हमें ऑक्सीजन, पर ऐसा थोड़ी ना होगा कि हम उसको फिल्टर लगाए एटमॉस्फेयर में कि भाई ऑक्सीजन आएगी हमारे अंदर, नाइट्रोजन नहीं आएगी। वो तो जो हवा में जो कुछ है, यहाँ तक कि उसमें जो गंदगी है, पार्टिकुलेट मैटर, जहाँ पोल्यूशन, अब दिल्ली वाले मजबूर हैं कि उनको पोल्यूटेड गैस ही लेनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन ही नहीं। तो जैसी है कंपोजिशन वातावरण में गैस का, वैसे ही हमको लेना पड़ेगा, इनहेल करना पड़ेगा, सांस में लेना पड़ेगा। तो गुरुदेव लिख रहे हैं सांस लेते समय ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि का रासायनिक सम्मिश्रण हमारे भीतर प्रवेश करता है। उसमें से जो आवश्यक है उसे शरीर सोख लेता है और भीतर से उत्पन्न कचरे को वापस लौटने वाली सांस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में बहा देता है। ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। इस प्रकार सांस का विश्लेषण किया जाए तो प्रवेश करते और निकलते समय की उसकी स्थिति में रासायनिक सम्मिश्रणों की दृष्टि से भारी अंतर आ जाता है। उसका जो केमिकल कंपोजिशन है, जो सांस हमने ली और जो बाहर निकाली, उसमें बहुत अंतर आ गया। जो ली वो ऑक्सीजन में रिच थी और जो निकाली वो कार्बन डाइऑक्साइड में रिच थी। भिन्न भिन्न स्थानों की जलवायु में जो स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली स्थिति होती है, उसका कारण ये रासायनिक सम्मिश्रण की मात्रा में न्यूनाधिक का अंतर होना है। पदार्थ ठोस, प्रवाही और वायुभूत बनता बदलता रहता है। जैसे आप एक वो ले लीजिए आइस क्यूब, आप उसको जब आप हीट करेंगे तो पहले पानी बनेगा और फिर और हीट करेंगे तो वही इवेपोरेट करके भाप बन जाएगा। तो है तो तीनों में H2O। आइस भी केमिकल कंपोजिशन H2O है, वाटर भी H2O है और भाप भी H2O है। इतना समझने के उपरांत ये जानना सरल पड़ेगा कि हवा में ऑक्सीजन जैसे रासायनिक पदार्थ ही नहीं, उसके गहन अंतराल में प्राण तत्व की प्रचुर सत्ता भी विद्यमान रहती है। ये बात उसी को समझ में आएगी जिसने प्राण तत्व को देखा होगा।
ये जिसने प्राणिक हीलिंग का भी इनिशियल भी कोर्स किया है, तो वो ये बात समझ सकता है कि कैसे ब्रह्मांड में हवा में ही तैरते हुए चमकते हुए प्राण तत्व के पार्टिकल्स होते हैं, और जब हम उन्हें इनहेल करते हैं तो वो प्राण तत्व वायु के साथ खुल के जाता है। इसीलिए एक्चुअली टेक्निकली स्पीकिंग तो ऑक्सीजन प्राणवायु है, लेकिन चूंकि हवा के लहराने के साथ, उसको इनहेल करने के साथ प्राण अंतर जाता है, तो कई जगह प्राण को भी प्राणवायु कहा जाता है। यह सांस के साथ अनायास भी शरीर में प्रवेश करता रहता है। शरीर उसमें से काम चलाओ मात्रा सोखता रहता है। दिन भर हम काम कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सांस के साथ प्राण जा रहा है, और काम मात्रा का शरीर एब्जॉर्ब भी कर लेता है। सांस के घर्षण से ऊर्जा की उत्पत्ति और हवा के साथ घुले हुए ऑक्सीजन जैसे रासायनिक पदार्थों की ही नहीं, प्राण शक्ति की उपलब्धि का भी लाभ मिलता रहता है। नॉर्मली जो हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन भी मिल रही है, प्राण तत्व भी मिल रहा है। तो वो तो सिंपल है ना। ये जो दो हमारे चार्जिंग पॉइंट्स हैं, ये दो हमारे नॉस्ट्रल्स जो बनाए हैं, ये हमारे चार्जिंग पॉइंट है। जैसे हम मोबाइल का चार्जर प्लग इन करते हैं, तो अगर या ये बंद हो जाए, आप बंद करके देख लीजिए मुंह के साथ इसको, फिर क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट बंद हो गया जाना। और पहले भी हम लोग ने पढ़ा आगे, एक्चुअली मेडिकल भाषा में प्राण तत्व को बायो इलेक्ट्रिसिटी ही कहते हैं। तो वो इलेक्ट्रिक करंट ही एक तरह का। जीवन का आधार सांस पर अवलंबित कहा जाता है। इसके पीछे घर्षण एवं प्राण अनुदान से अभीष्ट ऊर्जा की उपलब्धि का तत्व ही काम कर रहा होता है। प्राणायाम में सांस की गति में असामान्य व्यतिक्रम निर्धारित है। इसमें घर्षण का असामान्य क्रम उत्पन्न होता है और उसकी प्रतिक्रिया निर्वाह की आवश्यकता पूरी करने से आगे बढ़कर शरीर में विशेष हलचलें उत्पन्न करती है। प्राणायाम क्या क्या हो रहा है? आप अतिरिक्त कार्य कर रहे हैं इसमें। डीप ब्रीदिंग करी, गहरी सांस ली, तो घर्षण ज्यादा हो रहा है। किसका हो रहा है? आपके एल्वेलाई खुल रहे हैं, आपके जो लोअर बेस लंग्स का है, और डायफ्राम का मूवमेंट होता है। नीचे के लंग्स खुल गए, ज्यादा आपने सांस ली, और वो जाकर के डायफ्राम जो झिल्ली होती है पेट के और चेस्ट के बीच में, उस पे घर्षण होता है, तो वो ऊपर नीचे होती है। सांस ली, डायफ्राम नीचे जाएगा, सांस बाहर निकाली, डायफ्राम ऊपर जाएगा। और यही डायफ्राम आपका जो सोलर प्लेक्सस होता है उसको स्टिमुलेट करता है, उससे रगड़, उससे हल्की हल्की मालिश सी करता है। और प्राणायाम में इस सोलर प्लेक्सस का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये मेन कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर है। जब प्राण आप लेते हैं, तो पहले यहाँ कलेक्ट होगा और यहां से डिस्ट्रीब्यूट होता है, और इससे ये स्टिमुलेट होता है जो आप प्राणायाम की प्रक्रिया कर रहे हैं। ये असमान हलचलें ऐसे प्रसुप्त संस्थानों को जगाती हैं जो सामान्यतः निर्वाह क्रम में तो अधिक आवश्यक नहीं होते, पर जागृत होने पर मनुष्य में विशेष स्तर की अतिरिक्त मात्रा में विशेष क्षमता प्रदान कर सकते हैं। प्राणायाम सांस की गति को तीव्र करना नहीं, उसे तालबद्ध और क्रमबद्ध करना है। जैसे हम क्रमबद्ध और तालबद्ध तरीके से मंत्र जाप नहीं करते हैं, एक लय गति ताल से मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो प्राणायाम भी कोई जल्दी जल्दी सांस लेने का मतलब नहीं है। एक प्रक्रिया के अंतर्गत, एक सिंक्रोनाइज वे में, ऑर्गेनाइज वे में आप प्राण को ले रहे। एक एक जैसे कि योग वाले कहते हैं ना कि हमने 4 की गिनती में ली और 8 की गिनती में बाहर निकाली, अच्छे से खाली करना है, फिर ली, ऐसे। तो एक पैटर्न से हम प्राणायाम को हमको करना चाहिए। इस ताल, लय और क्रम के हेर फेर के आधार पर ही अनेक प्रकार के प्राणायाम बने। कई में इक्वल अमाउंट का लेते हैं, इक्वल अमाउंट का निकालते हैं, कई में जैसे मैंने बताया 4 की गति से लो, 6 की गति से निकालो, 4 की गति से लो, 8 की गिनती से निकालो, है ना। तो ये फेर बदल योग के वो हैं, वेराइटीज है, वेरिएशंस हैं तरह तरह के, और उनके विविध प्रयोजनों के लिए विविध प्रकार के उपयोग होते हैं। अब ये तो योग का स्पेशलिस्ट बता पाएगा कि किस प्रकार के प्राणायाम से
कौन सा विशेष प्रयोजन सिद्ध होता है? मोटा मोटा तो हम समझ सकते हैं कि प्राण आकर्षक प्राणायाम मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें आप प्राण शक्ति अतिरिक्त ले रहे, अच्छे से अट्रैक्ट कर रहे हैं प्राणों को। फिर अनुलोम विलोम जो हम करते हैं उसमें बैलेंसिंग होती है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, और दोनों आपके जो राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर्स है वो दोनों की एक्टिविटी बढ़ती है, मतलब साइमल्टेनियसली दोनों काम करेंगे। और नाड़ी शोधन शुद्धि के लिए होता है। भ्रामरी आपके न्यूरॉन्स को रिजुवेनेट करता है ना, ब्रह्म कमल को भी स्टिमुलेट करता है। तो ये अलग अलग प्राणायाम है, और कल महिमा दीदी इस पे और प्रकाश डाल सकती है। प्राणायाम के समय साधक को अपनी विशिष्ट संकल्प शक्ति, बार बार एक चीज का ध्यान करिए, प्राणायाम संकल्प, प्राणायाम के साथ संकल्प, संकल्प शक्ति जुड़ी हुई है, श्रद्धा भावना का, मनोबल का प्रयोग करना। तो सोच ऐसे नहीं कि बस उठे बस अपने मुंह धोया बैठ गए, हमें अच्छे से अपनी पोजीशन करनी है, खुद को रिमाइंड करना है प्राणायाम करने जा रहे हैं, कि गुरु का आवाहन करना है, गुरु से जुड़ना है, और प्राणों को प्रणाम करना है, क्योंकि प्राण भी तो वो प्राण स्वरूप ईश्वर ही है, ईश्वर ही है वो। तो उनको भी आप, उनको जैसे कल बता रहे थे डॉक्टर साहब कि उनको प्रेम से बुलाएं, प्रेम से उनको अपनी तरफ आकर्षित करें, और संकल्प ले श्रद्धा के साथ, श्रद्धा ये कि हाँ ये हमारा इससे लाभ होगा। इस और तो मतलब ढीले ढीले तरीके से नहीं करना, आपको अलर्ट होके, अवेयर होके, सजग होकर के इस क्रिया को करना है। इसी आकर्षण से सांस में प्राण तत्व की अधिक मात्रा अंतरिक्ष से खींचती है। जितना आप अधिक मनोबल, अधिक संकल्प की शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति से करेंगे, उतनी अधिक मात्रा में प्राण तरफ चुंबक की तरह आपकी तरफ खींचता हुआ चला आएगा। प्राणायाम में श्वास क्रम की विशेष प्रक्रिया और साधक की संकल्प शक्ति का समावेश होने से वे सामान्य सांस लेना न रहकर विशिष्ट ऊर्जा की उपलब्धि का विशेष आधार बन जाता है। और इसको गुरुदेव ने अपनी पुस्तक प्राणायाम और आसन और प्राणायाम में लिखा है, पहले भी बताया क्लास में, कि जैसे हम सड़क पे टहल रहे हैं वो तो हो गया साधारण सांस लेना और उसके अंतर्गत प्राण शक्ति का बॉडी में एब्जॉर्व होना, पर प्राणायाम की जो तुलना उन्होंने करी है कि किसी धर्मशाला में कमरा लेकर यात्री को टिका देते हैं, वो है प्राणायाम। प्राण आएंगे, रुकेंगे, वो एब्जॉर्ब होंगे, फिर आपको छोड़ के नहीं जाएंगे फिर। तो जब एक कोई अच्छी चीज अंदर आ रही है तो डेफिनेटली गंदगी बाहर निकलेगी। तो ये है प्राणायाम। घर्षण के महत्व को हमें और भी अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। क्रिया सामान्य है, पर उसकी प्रतिक्रिया से ऊर्जा की उत्पत्ति असामान्य है। चलती रेल के पहियों की चिकनाई समाप्त हो जाती है, अथवा अन्य किसी कारण उसमें घिसाव पड़ने लगता है, तो उतने पर से उत्पन्न होने वाली गर्मी पहिए के धुरों तक को गला देती है और दुर्घटना की स्थिति बन जाती है। मतलब रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगी, चिकनाई अगर समाप्त हो गई तो। आकाश में कभी कभी प्रचंड रेखा बनाते हुए तारे टूटते दिखते हैं। ये तारे नहीं उल्का पिंड होते हैं। अंतरिक्ष में छितराए हुए धातु पाषाण जैसे छोटे छोटे टुकड़े कभी कभी पृथ्वी के वायुमंडल में घुस पड़ते हैं और हवा से टकराने पर जलकर खाक हो जाते हैं। इसी जलने का तेज प्रकाश देखकर तारा टूटने का अनुमान लगाया जाता है। ये मात्र घर्षण क्रिया का चमत्कार है। गति क्रिया में चुंबकीय अवयवों का घर्षण विशिष्ट स्तर की ऊर्जा उत्पन्न करता है। उसी की अनुभूति सरस संवेदना के रूप में होती है, और उसी से उत्तेजित होकर के शुक्राणु डिंबाणु संयोग के लिए दौड़ पड़ते हैं। ये घर्षण ही प्राणियों की उत्पत्ति का कारण बनता है। दही मथने में रई को रस्सी के दो छोर पकड़कर उल्टा सीधा घुमाया जाता है। रई घूमती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, और उसकी उत्तेजना से दही में घुला हुआ घी उबर कर बाहर आ जाता है। बार बार गुरुदेव क्या बता रहे हैं? घर्षण का महत्व। जब भी दो सरफेसेस आपस में रगड़ेंगी तो ऊर्जा उत्पन्न होएगी। ऊर्जा का निकलना एक नॉर्मल मतलब एक
फिजिक्स का आप रूल कह लीजिए। इसीलिए घर्षण की एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी हम लोग कहते हैं। और उसके, हाँ, दही, घुला हुआ घी उभर कर बाहर आ जाता है। दाएं बाएं नासिका स्वरों के चलने वाले विशेष प्रकार मेरुदंड के इड़ा पिंगला विद्युत प्रवाहों को उत्तेजित करते हैं और उनकी सक्रियता दही मथने जैसी हलचल उत्पन्न करती है। फलतः ओजस तत्व उभर कर ऊपर आता है। इसको विधिवत उत्पन्न और धारण किया जा सके तो साधक को मनस्वी तेजस्वी ओजस्वी बनने का अवसर मिलता है। सिंपल। एक को रोका आपने, एक में सांस गई, दूसरे को बंद किया, एक से निकाला फिर लिया, तो ऑल्टरनेटिवली एक में जो हो रहा है, तो वो एक तरह का जो एनर्जी चैनल समझ लीजिए आप उनको, जो हमारी नाड़ियां हैं, और उसमें एक विद्युत प्रवाह, जो विद्युत प्रवाह बह रहा है, उसकी सक्रियता हो गई। आप जब गहरी सांस नहीं ली, मतलब नॉर्मल सांस ले रहे थे, तो ये इतनी सुप्त अवस्था में कहना चाहिए पड़ी हुई थी, है ना, ये नाड़ियां। और जब आपने प्राणायाम की विधि अपनाई तो वो उत्तेजित हुई, स्टिमुलेट हुई वहां पे, और स्टिमुलेट होने से ऊर्जा उत्पन्न हुई। अब जब ऊर्जा, इसको यहाँ पे समझ लेते हैं, जब ये अधिक प्राण शक्ति हमारी फिजिकल बॉडी में मैनिफेस्ट करती है तो इसको ओजस कहते हैं। तो वो व्यक्ति आकर्षक व्यक्तित्व का होगा, बोलने में मधुर होगा, शालीन होगा। मतलब वो आपके, अगर आप एक ग्रुप बैठा है और मतलब कमरे में वो एंटर करेगा, तो आपको लगेगा एक कोई असाधारण व्यक्तित्व आ रहा है। जब यही अधिक प्राण शक्ति आपके मानस क्षेत्र में एग्जिबिट होती है या मैनिफेस्ट करती है, तो ये व्यक्ति विचारवान, थिंकर्स, फिलोसफर्स, जिसकी विवेकशीलता अच्छी है, जिसकी ग्रहणशीलता अच्छी है, जो दूरदृष्टा है, इस तरह का आपको एक मनस्वी व्यक्ति, और इसको तब हम कहते हैं तेजस। और यही प्राण शक्ति जब आपके कारण शरीर में परिलक्षित होती है, तो ये व्यक्ति बहुत दयालु, सबके दुख को समझने वाला, कंपैशनेट, मतलब फिर वो योगी स्तर का व्यक्ति, जो कि उसका ऑरा और बड़ा हो जाता है, क्योंकि उसको दो मतलब दूसरों के दुख और सुख से वो बहुत ज्यादा उसमें इन्वॉल्व होता है, दूसरे के कष्टों से बहुत इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये कंपैशन जिसका जागृत होगा, मतलब भावनाएं जिसकी बहुत ज्यादा जागृत हो जाएंगी, तो वो एक अलग व्यक्तित्व होगा, जिसको कहेंगे हम ब्रह्म, नहीं, ओजस तेजस वर्चस, ये कहलाता है वर्चस। तो यहाँ पे गुरुदेव ने बताया कि फलता ओजस, जब प्राण शक्ति इसमें बड़ी ईड़ा पिंगला में स्टिमुलेट हुआ तो ओजस तत्व उभर के बाहर आया। इसको विधिवत उत्पन्न और धारण किया जा सकता है, किया जा सके तो साधक को मनस्वी तेजस्वी ओजस्वी बनने का अवसर मिलता है। इस उपलब्धि के सहारे प्रखरता की अनेक चिंगारियां फूटती हैं। साहस, स्फूर्ति, पराक्रम, निष्ठा आदि अनेकों आंतरिक विशेषताओं के रूप में इनका प्रभाव उत्पन्न होता है। उनसे लाभान्वित होने पर व्यक्तित्व में अनेक विभूतियां उभरती दिखाई देती हैं। व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से समर्थ और मानसिक दृष्टि से सुयोग्य होते हैं, पर अंतःकरण में साहस न होने के कारण कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठा पाते। शंका आशंकाओं से असमंजस में पड़ी मनस्थिति में ना तो कोई साहसिक निर्णय कर सकना बन पाता है और ना अवसर का लाभ उठा सकना ही संभव होता है। इसके विपरीत मनस्वी व्यक्ति स्वास्थ्य, शिक्षा, साधन, सहयोग, अवसर आदि की कठिनाइयां रहते हुए भी दुस्साहस भरे कदम उठते हैं और आश्चर्यचकित करने वाली सफलताएं प्राप्त करते हैं। मतलब जब प्राण शक्ति अधिक होगी तो चाहे भौतिक रूप से साधन कम हो, स्वास्थ्य कमजोर हो, शिक्षा की स्थिति उतनी अच्छी ना हो, आपके पास धन का साधन कम हो, किसी का सहयोग नहीं मिले, कैसी भी परिस्थितियां हो, कठिनाइयां, और लेकिन तब भी वो बड़े काम कर निकलता है। ऐसे ही व्यक्ति अपने विशिष्ट नेतृत्व और विशिष्ट व्यक्ति के कारण कुछ ऐसा कर गुजरते हैं जिनके कारण उन्हें ऐतिहासिक महामानवों की श्रेणी में
गिना जाने लगता है। आप जितने भी महामानवों का जीवन पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि उन्होंने कितनी विपरीत स्थितियों का सामना किया और उसको मतलब करंट के विरुद्ध आगे बढ़ करके उन्होंने अपने जीवन में सफलता प्राप्त की या एक अपने लिए स्थान बनाया। इस आंतरिक समर्थता को दूसरे शब्दों में प्राण कहा जाता है। प्राणवान का अर्थ जीवित ही नहीं, साहसी भी होता है। तो केवल जीवित हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। प्राणवान होने का अर्थ है कि आप में साहस भी होना चाहिए। उस उपलब्धि को अन्य सांसारिक संपदाओं की तुलना में कम नहीं, अधिक ही माना जा सकता। प्राण विद्या के अंतर्गत किए जाने वाले प्राणायाम प्रयोगों में जिस अंतः ऊर्जा की जागृति होती है उनमें साहसिकता एवं सक्रियता प्रधान। आलस्य और प्रमाद जैसी जीवन संपदा को अपंग बना देने वाली दुखदायी विडंबनाओं को निरस्त करने में इस साधना से बड़ी सहायता मिलती। उत्साह जगता है और स्फूर्ति बढ़ती है। क्रिया के साथ मनोयोग जुड़ा रहने से सफलता के समस्त आधार बनते हैं। इसके लिए मन को प्रशिक्षित करना पड़ता है। यह भी सर्कस के लिए हिंस जानवर साधने की तरह कठिन कार्य है। जिस तरह से सर्कस में सिंह को और अन्य हिंसक पशुओं को साधा जाता है, तो इसके लिए मन को आपको इसको प्राण शक्ति को बढ़ाना है तो मन को प्रशिक्षित करना पड़ेगा। क्रिया के साथ साथ मनोयोग मनोयोग मन को लगाना पड़ेगा इसमें। यह अंतरंग आत्मबल के बिना और किसी प्रकार संभव नहीं हो सकता। व्यवहार कौशल की शालीनता, व्यक्तित्व को उच्च स्तरीय सिद्ध करने वाली सज्जनता एवं संपर्क क्षेत्र की बिखरी पड़ी अवांछनीयताओं से जूझने की वीरता, यह सब कुछ आत्मबल से ही संभव हो सकता है। प्राण विद्या के आधार पर जो चेतनात्मक ऊर्जा उपार्जित की जाती है उसे ऐसी ही साहसिकता एवं सक्रियता के सुखद समन्वय के रूप में काम करते हुए देखा जाता है। तो आज यहीं पे हम स्टार्ट समाप्त करते हैं। तो आज का टेक होम मैसेज यही है कि प्राणायाम का इतना डिटेल्ड जो गुरुदेव बता रहे हैं, मतलब पूरा एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, और अंत में जो उन्होंने कहा कि प्राणायाम से उत्पन्न होने वाली साहसिकता और सक्रियता। तो एक तो चीज बताई गुरुदेव ने कि जो प्राणवान है, जो आपको लगते कि साहसी हैं, सक्रिय हैं, तो एक बात निश्चित है उनमें अतिरिक्त प्राण शक्ति है। लेकिन दूसरी बहुत ही आसान है कि अगर हम नियमित प्राणायाम करेंगे तो वही गुण हमारे अंदर आने लगेंगे, है ना। और साहसिकता केवल इस बात की नहीं होती है कि कहीं हमने लड़ाई कर ली और उसमें बस दो दो हाथ कर लिए और वो हम बड़े साहसी हो गए। साहसिकता है विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़ने की। साहसिकता है जैसी भी हमारी परिस्थितियां उसमें कोई उच्च आदर्शों के प्रति अपनी निष्ठा दिखाने के लिए। साहसिकता है कि युग धर्म निभाने की। अगर हम अपने लोभ मोह को त्याग करके उसमें आगे बढ़ते हैं युग धर्म निभाने के लिए, वो भी एक साहसिकता है कि हम कैसा निर्णय लेते हैं अपने जीवन के बारे में। तो अगर ऐसा कर पा रहे हैं तो आप समझिए कि आप प्राणवान हैं, और नहीं तो फिर अतिरिक्त प्राण शक्ति की आवश्यकता है। तो उसके लिए कल विधि बताई जाएगी। कल महिमा दीदी कराएंगे आपको प्राणायाम, है ना। और प्राणों को थोड़ा सा इस पे भी बता दीजिएगा कि विभिन्न प्रकार के प्राणायाम किस किस प्रयोजन के लिए होते हैं, जो जी गुरुदेव दीदी। बताया। ठीक है, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा तो लोग लाभान्वित होंगे प्रैक्टिकल। और ये अच्छा रहेगा कि एक थ्योरी और प्रैक्टिकल क्लास साथ साथ चलती रहेगी। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति शांति शांति। सभी को शुभ रात्रि और सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार।